हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया। हाउ टू रजिस्टर अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। हम इंडिया में किस तरीके से अपना प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या आते हैं, ये टोटल चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मैंने इसे 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारा प्रिपरेशन। इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो आपको कितने लीगली ट्रांसफर आप करते हैं तो अब रजिस्टर्ड डीड के थ्रू अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तीसरा आता है आपका पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। चौथा मैंने किया है आपका ड्राफ्ट एंड प्रिंट डीड। पांचवा मैंने रखा है रजिस्टर्ड एट रजिस्ट्रार ऑफिस। छठा है आपका कलेक्ट रजिस्टर्ड सेल डीड। सातवां है म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सातों पार्ट में हम डिवाइड करके रखे हैं। पहला हम देखते हैं अपना प्रिपरेशन वाला पार्ट। इसमें आपको जो रहता है, जिस तरीके से आप सेलर के साथ आपने डिसाइड किया है कि आपका एग्रीमेंट बनाया है कि मैं उतना पैसे पे करके वो प्रॉपर्टी को ले लूंगा, तो आप जब पूरा पे करते हैं तभी वो सेलर एग्रीमेंट पे साइन करता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है नो ड्यूज लेफ्ट। मान लीजिए कि वो जो सेलर है, मीन जो प्रॉपर्टी का ऑनर है एक्चुअल, जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, अगर उसने कोई लोन लेकर रखा हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, या कहते उसने सोसाइटी का टैक्स नहीं दिया है, या कहते कुछ अलग तरह का टैक्स अभी उस पर है, तो जब वो टोटल क्लियर करेगा तभी आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर करवा सकते हैं। उस हिसाब से जो रजिस्ट्रार रहता है उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करेगा। मान लीजिए उस सेलर के पास कहते कोई लोन लेकर रखा हुआ है या कहते कोई टैक्सेज रखे हुए हैं, उससे पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है। और हमारा देखते हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका लीगली ट्रांसफर कभी होगी जब आप उसे रजिस्टर डेट के थ्रू करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे अपना स्टैंप ड्यूटी का। रजिस्टर्ड डीड के थ्रू मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अगर कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी या कहते हैं एग्रीमेंट सेल के थ्रू करते हैं तो लीगली नहीं मानी जाएगी। आपको लीगली के लिए रजिस्टर सेल डीड या आपको गिफ्ट डीड के तहत ही उसे करना पड़ेगा। मैं आपको रजिस्टर्ड डीड सेल डीड इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरीके से किया जाता है। पर आपको जो स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी वो लीगली तभी होगी जब आप रजिस्टर्ड डीड के थ्रू करेंगे। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी। बेसिकली आप किस तरीके से आप स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें क्या रहता है, जो मैक्सिमम पाया जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू और सर्किल रेट। सर्किल रेट आपका क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस स्टेट में, मतलब हर स्टेट का सर्किल रेट अलग अलग होता है। किसी का कहते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब स्टेट का अपना सर्किल रेट होता है। उस हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करती है। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी की आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी डिफरेंट है और आपका सर्किल रेट डिफरेंट है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका एक्चुअल वैल्यू आपने 50 लाख रुपए का खरीदा, पर उस स्टेट में मान लीजिए दिल्ली में उसका कितना अभी सर्किल रेट चल रहा है 60 लाख। मीन्स दोनों में से जो अधिक रहेगा उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए 60 लाख आपका अधिक है, मतलब सर्किल रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 60 लाख का वहां पे अधिक है, तो आप उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारी स्टैंप ड्यूटी रहती है उससे आपको 3 to 5% रहती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू की। मीन्स अगर आप रजिस्ट्रेशन चार्जेज लेंगे, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है वो आपका 1% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू रहती है। आप इसे कितने हैं ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कितने आप यूपी का चेक करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। SHICL स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे आप जाकर इससे कितने कौन सा आपका अभी जो चल रहा है सर्किल रेट गवर्नमेंट का वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें चेक करने के लिए कितने आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है जो आपने खरीदा है उसके हिसाब से उस स्टेट का सर्कल रेट क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने स्टैंप ड्यूटी का जो रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब हमारा जानते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है किस तरीके से हम लोग अपना सर्कल रेट उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, मेरा स्टैंप ड्यूटी का रेट कितना आएगा, तो आप उस रियल एस्टेट एजेंट जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उससे आप कितने डिस्कस कर सकते हैं, या कोई एडवोकेट का सहायता ले सकते हैं, या डॉक्यूमेंट राइटर का सहायता ले सकते हैं। ये तो आपकी हेल्प कर देंगे कि वहां पे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको वहां का सर्कल रेट क्या है, और अगर आप कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये टोटल आपको हेल्प मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वो क्या है पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। हमने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी देखा, अब उसे कैसे पेमेंट करते हैं वो देखते हैं। इसके 3 मेथड है, वो तीनों मेथड हम देखेंगे। पहला मेथड है आपका नॉन जुडिशियली स्टैंप पेपर। इसमें क्या रहता है, आपका जो नॉन जुडिशियरी स्टैंप पेपर रहता है इसमें आप किसी के वेंडर के पास आपको मिल जाएगा, जो आपका ऑथराइज वेंडर होगा आपके एरिया या जोन में, उसके पास आप पा सकते हैं। जैसे आपको बोलते हैं ना स्टैंप पेपर आपका 15,000 का है, 25,000 का है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का कितने स्टैंप पेपर चाहिए, उस हिसाब से आप 25,000 के 4 बनवा सकते हैं। अगर आपको पेपर भी कम पड़े तो आप प्लेन पेपर उसमें अटैच कर सकते हैं। जो आपका सेल डीड रहेगा, जो आपका गिफ्ट डीड या सेल डीड रहेगा, रजिस्टर्ड डीड रहेगा,
उससे आप उसे प्रिंट कर सकते हैं अपने कितने स्टैम्प पेपर पे। और दूसरा हमारा मेथड है फ्रैंकिंग मेथड। फ्रैंकिंग मेथड में ये रहता है, ये आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक के पास फ्रैंकिंग मशीन रहती है जो स्टैम्प के साथ फिक्स रहती है। जब अपना अपना जो शेल्डीड है आप उसे प्रिंट करके ले जाइए अपना प्लेन पेपर पे, और बैंक के पास आप पे कर दीजिए अपना जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेज है। आप उसे कैसे भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या बैंक के पास डीडी पे कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट से, या चेक के थ्रू पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे। जब आप वो पे कर देंगे तो आपका जो शेल्डीड रहेगा वो आपके स्टैम्प पेपर पे अटैच हो जाएगा और उसमें मेंशन रहेगा कि आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है। अब अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है आपका किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। आप ई स्टैम्प के थ्रू पे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ये होल्ड करता है आपका SSCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहां पे जाकर आप देखेंगे कि ये जो ई स्टैम्प का पेपर है वो अवेलेबल रहेगा। वहां पे कहते हैं आपका जो उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अवेलेबल रहेगा। हर चीज का अलग रहता है। मीन्स जो बायर है जो सेलर है उसका वेरिफिकेशन रहेगा, उसके डॉक्यूमेंट नंबर रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट का वो कब बाई किया कब सेल किया, उसके प्रॉपर्टी के डिटेल रहेंगे, और उनके कितना स्टैम्प ड्यूटी पे किया जा रहा है और कितना प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू है वो टोटल उस ई स्टैम्प में वो मेंशन रहेगा। और उस टोटल सिग्नेचर भी रहेंगे, तो उस फ्लैट का नंबर भी अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग इस टाइम जब पे करते हैं तो उसके कितने बहुत से रूल होते हैं। बेसिकली आप इसे जाकर देख सकते हैं www.sscilstamp.com। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका जो शेल्डीड है उसे आपका प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा। और वो प्रिंट जब करके ले जाएंगे तो वो आपका बेसिकली आप जब इनके कहते हैं जो ये ACC अथोराइज्ड सेंटर के पास जाएंगे, या आप शेड्यूल्ड बैंक के पास जाएंगे, इनके जो बैंक है SSCIL के, तो वहाँ पे आप पे कर सकते हैं अपना स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। RTGS से पे कर सकते हैं, या आप DD से पे करना चाहें या चेक से पे करें तो चेक नंबर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। DD से पे करें DD नंबर आप दे सकते हैं। RTGS से पे कर सकते हैं तो रेफरेंस नंबर वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो जब पे कर देंगे तो इस हिसाब से कितना आपका जनरेट हो जाएगा कि आपका ई स्टैम्प जनरेट हो जाएगा। और ई स्टैम्प जनरेट होने के बाद आप टोटल प्रोसेस कर सकते हैं। ई स्टैम्प का ये फायदा रहता है कि यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलता है। ये जो आपकी डाटा रहता है वो स्टोर हो जाता है SSCIL के पास, वो टोटल आपको परमानेंट हो जाता है। और जो आपको ई स्टैम्प मिलेगा वो टेम्पर प्रूफ रहता है। तो इतनी सारी सुविधा आपको ई स्टैम्प में मिल रही है, ये के लिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। अपना अब चौथा पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है ड्राफ्ट एंड ड्रिफ्ट प्रिंट। मीन्स इसमें क्या रहता है, आपका जो ड्राफ्ट रहता है आपका, उसमें आप क्या प्रिंट करते हैं, आपका जो सेल्स डीड है उसे प्रिंट करते हैं। मीन्स पहला इसमें क्या आता है आपका ड्राफ्ट, गिफ्ट डीड्स या सेल डीड या कन्वेंस डीड। आप किस तरीके से अपना कितने प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, मान लीजिए गिफ्ट डीड के थ्रू कर रहे हैं या सेल्स डीड के तहत कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ड्राफ्ट में आपका अपने बायर या सेलर या कहते हैं उनका कहते हैं जो डिटेल है टोटल, उनके एड्रेस प्रूफ या कहते हैं उनके फादर मदर, उनका कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, वो टोटल वहाँ पे मेंशन होकर आएगा। और कितने का प्रॉपर्टी सेल हो रहा है A to Z टोटल मेंशन करना पड़ेगा। ये डिमांड ड्राफ्ट, ये आप जो पे कर रहे हैं ड्राफ्ट के थ्रू, इसमें आपको एक चीज मेंशन करना पड़े, एक चीज मेंशन रहना चाहिए, जो आप शेयर डीड आप बना के रखे हुए हैं उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहना चाहिए। मीन्स जो टोटल प्रॉपर्टी है वो टोटल आपको ट्रांसफर होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख ले, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको देखना चाहिए। और बेसिकली जब आप ये शेयर डीड बना रहे हैं, आप स्टैम्प पेपर पर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें अपने बायर और सेलर दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी है। वो सिग्नेचर जब होगा, और 2 विटनेस भी चाहिए इसमें आखिरी पेपर में टोटल सिग्नेचर करने के लिए। अगर आप ई स्टैम्प के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें 4 पेज और अटैच कर लें, उसमें शुरू से आखिरी तक सबके सिग्नेचर चाहिए बायर और सेलर। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है आपका रजिस्ट्रेशन एट सब रजिस्ट्रार ऑफिस। बेसिकली आपको अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाना पड़ेगा। आपका कितना जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है हर जोन का एक फिक्स रहता है, आप वहां पे जाकर करवा सकते हैं। आप इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या आप मैनुअली जाकर टोकन भी ले सकते हैं। अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया है, उसकी वजह से आपको बहुत फायदेमंद है। आप अगर मैनुअली जाकर टोकन लेकर जाते हैं तो आपको जो बायर है और सेलर है और 2 विटनेस, तीनों को वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के पास। वहां पे क्या रहेगा, आपको अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 3 फोटोग्राफ वो आपको लेके जाना पड़ेगा। वो आपका फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर दोनों को अटैच करेंगे, वहां पे मैच करेंगे, और उस हिसाब से टोटल आपका कहते हैं जो आपका शेल्डीड रहेगा उसमें आपको अटैच कर दिया जाएगा। अब इसका छठा पॉइंट आता है आपका कलेक्शन शेल्डीड। इसमें क्या रहता है, आप जो आपको जो कलेक्शन रहेगा टोकन स्लिप आफ्टर
योर सेल डीड साइनिंग मीन्स आप अपना कहते हैं जो सेल कलेक्ट कर रहे हैं टोकन स्लिप, अपना डीड को साइन करने के बाद वो आपका अवेलेबल हो जाएगा आपका 15 से 20 दिन बाद। मीन्स कलेक्ट योर डीड आफ्टर 15 to 20 डेज। अब तो ये 7 दिन में ही आ जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपने बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है तो आपका जो रजिस्टर्ड डीड है जो अवेलेबल हो रहा है ओरिजिनल, वो बैंक लेकर चला जाएगा और बैंक ही उसे रखेगा। पर जो आपको कहते हैं अगर आपने लोन नहीं लेकर रखा हुआ है तो आप वो ओरिजिनल कहते हैं सेल डीड आप अपने पास रख सकते हैं। अब हम जानते हैं म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारा 7वां पॉइंट है। इसमें क्या रहता है कि हम समझते हैं कि मैंने सब रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई, पर इसमें आप भूल जाता है भाई आपका प्रॉपर्टी टोटल 100% ट्रांसफर नहीं हुई है। इसमें एक प्रोसेस होता है म्यूटेशन का, इसे समझते हैं हम लोग। अगर आपने कहते हैं रूरल एरिया में प्रॉपर्टी ली है या कहते हैं वो म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी के लिमिट से बाहर है, तो उसमें क्या रहता है आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा, अपना नाम लैंड रिकॉर्ड में। इसे कहते हैं अलग अलग कहते हैं, कहीं जमाबंदी कहते हैं, यूपी में खटौनी कहते हैं, 7/12 गुजरात में कहते हैं, तमिलनाडु में पट्टा कहते हैं। उस हिसाब से इस लैंड रिकॉर्ड का अलग नाम रहता है, तो इस हिसाब से हमको टोटल प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरे में इसमें आता है अगर आपके कितने जो प्रॉपर्टी है वो कितने कहाँ पाई जाती है, म्यूनिसिपल लिमिट के पास जाती है, अर्बन प्रॉपर्टी में पाई जाती है, म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर पाई जाती है, तो इसमें आपको नाम चेंज करवाना पड़ेगा अपना म्यूनिसिपल पार्टी लिमिट में। ये क्यों होता है, आपका टैक्स बेनिफिट पाने के लिए होता है। उस हिसाब से आप चेंज करवा लेंगे अपना, तो आपकी टोटल प्रॉपर्टी आपके 100% आपके लिए ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आपको अपनाना चाहिए। ये टोटल 7 प्रोसेस आप ध्यान से समझिए और इसके बाद आपको टोटल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।